गुड इवनिंग, मैं एजाज हुसैन। आप देख रहे हैं दिशा क्लासेस यूट्यूब चैनल। ठीक है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम बताए थे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम तक बता चुके थे। अभी हम लोग को पढ़ना है गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, जैसे गोलीय दर्पण होता क्या है, जैसे मान लेते हैं ये पूरा एक गोला है, ठीक है, एक खोखले गोले का जो भाग होता है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। ये आपको है तो अवतल दर्पण है, ठीक है, उसी में दो पार्ट होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ठीक है, इस अवतल दर्पण को बोलते हैं कॉनकेव मिरर बोलते हैं, ठीक है, और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। और एक होता है समतल दर्पण, जिसका हम लोग उसे बाद में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये दो पार्ट होता है ना, ये होता है एक गोलीय दर्पण का भाग होता है। ठीक है, जैसे गोलीय दर्पण बनता कैसे है, गोलीय दर्पण से ही ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बन जाता है। जैसे अगर ये पूरा एक खोखला गोला है, ठीक है, खोखला गोला है, इसको अगर हम काट लेते हैं, ये समझिए ये काटा हुआ भाग है, इसलिए इसको इंडिकेट किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा अवतल दर्पण। इसको कैसे बनता है, जैसे ये खोखला गोला को आधा पार्ट कटा हुआ है और इसका क्या होता है, अवतल, नाम से ही पता चलता है अवतल, जिसका तल है ना अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, जिसका ये जो तल है अंदर की तरफ क्या हो, धंसा हुआ हो, इसे हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण, इक्वल टू कॉनकेव मिरर। ठीक है, और इसके बाहरी भाग को जो उभरा हुआ रहता है, इसके बाहरी भाग को क्या हुआ, रंजित किया हुआ है, यानी इसको रंगा हुआ है, और जो अंदर के भाग है ना वो रंगा हुआ नहीं है। ठीक है, खोखले गोला का ही भाग है, लेकिन इसे बाहर की तरफ से क्या किया गया, रंगा गया है। ठीक है, ये हो गया मेरा अवतल दर्पण। और यहाँ देखिए उत्तल दर्पण, इसके नाम से ही पता चल, उत्तल का मतलब क्या है, जिसका तल उबड़ा हो। जैसे ये बाहरी इसका जो तल है क्या है, जैसे मिरर, इसको जो रंजित किया गया यानी रंगा गया है, भीतर से रंगा गया है, ये भी खोखले गोला का ही भाग है। देखिए यहाँ से डॉट डॉट करके इंडिकेट किया गया, इसका मतलब है ये भी एक गोला का ही भाग है, ये क्या है, गोला का ही इतना ये भाग है। ठीक है, तो इसको अंदर के तरफ से क्या गया, रंगा गया। ये बाहर के तरफ से जो भी स्टोवर के होंगे ये बाहर के तरफ से होंगे इसका। ठीक है, ये हो गया उत्तल दर्पण, यानी जिसका तल बाहर से क्या हो, उबड़ा हो, यानी ऊपर की तरफ हो। ठीक है, ये हो गया मेरा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अब अवतल दर्पण में ही। ठीक है, अवतल दर्पण में जैसे क्या होता है, यहाँ इसके मुख्य एक बिंदु हो गया, जैसे देखिए ध्रुव, इस मुख्य बिंदु को, जो मुख्य बिंदु का इसका जो ध्रुव हो गया उसे ध्रुव कहते हैं। जैसे ध्रुव किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी ये जो गोलीय दर्पण का जो भाग होता है ना, गोलीय दर्पण का, ठीक है, जहां पे परावर्तक सतह का ये जो केंद्र है ना, केंद्र है, ठीक है, इस केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे, इस केंद्र को हम लोग दर्पण का ध्रुव कहेंगे। ठीक है, इसे हम गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं, तो P से इंडिकेट करते हैं, P से इंडिकेट करते हैं, इक्वल टू, इसको इंग्लिश में हम लोग पोल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद होता है वक्रता केंद्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कर्वेचर सेंटर या सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं। ठीक है, यानी वक्रता केंद्र, इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, तो वक्रता केंद्र को परिभाषित करेंगे गोलीय दर्पण का, ये पूरे गोलीय दर्पण का, ठीक है, परावर्तक सतह, गोलीय दर्पण का जो ये दर्पण है ना, उसके परावर्तक सतह, ठीक है, गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह या पृष्ठ एक गोले का भाग है। ठीक है, इस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये दर्पण है, इसके जो मुख्य बिंदु है, ये केंद्र जो हो गया, परावर्तक जो केंद्र हो गया ना, जिस गोलीय दर्पण का ये परावर्तक जो केंद्र है, ये दर्पण, उसके केंद्र को हम लोग
नहीं, इसको केंद्र को ध्रुव कहते हैं। और ये जो केंद्र हो गया, ये पूरे एक देखिए वृत्ताकार दिख रहा है, यानी खोखले गोले का ये भाग है। तो ये जो केंद्र है ना, यहाँ सेंटर, इसको हम लोग कहेंगे वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक है, जिसे हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये ध्रुव हो गया और ये मेरा केंद्र हो गया, ठीक है। अब है वक्रता त्रिज्या। इसके बाद हम लोग यहां से लेकर जो केंद्र है, केंद्र और ये ध्रुव हो गया, केंद्र और ध्रुव की जो पूरी बीच की दूरी है, यहां से लेकर यहां, इसको इंडिकेट किए हुए हैं, इससे हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं? आर से। इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। यानी वक्रता त्रिज्या मतलब कन्वेक्चर ऑफ रेडियस या रेडियस ऑफ कन्वेक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम आर से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद आता है मेरा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है? तो ये जो अवतल दर्पण है, ये तो पूरे किसी गोलीय दर्पण का ही एक भाग है, ठीक है। तो उस क्या होता है, यह एक होता है ना आभासी रेखा होता है, जो ध्रुव से लेकर, ठीक है, केंद्र से होते हुए एक मुख्य अक्ष होता है। इसको हम परिभाषित करेंगे, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक काल्पनिक मुख्य रेखा या मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष कहते हैं, जिसका, ठीक है, जिसे प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। यानी देखिए, ये ध्रुव और ये जो मुख्य भाग है, इसके फोकस से और केंद्र से होती हुई जो रेखा गुजरती है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे, ठीक है। हाँ, अब कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है मेरा क्या? फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस यहाँ होता है। अब इसको कैसे परिभाषित करेंगे? जैसे है क्या? मुख्य अक्ष पर, ठीक है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक है, मुख्य अक्ष पर, ये जो मुख्य अक्ष है, स्थित वह बिंदु जो कि जब कोई प्रकाश आता है, ठीक है, ठीक है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर, इसके समांतर कोई, ठीक है, कोई समांतर क्या हुआ? किरण आया, और किरण आने के बाद इस दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग कहेंगे मुख्य फोकस। यानी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसके समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर या परावर्तित होकर जिस बिंदु, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, उसे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं, जिससे हम लोग कैपिटल एफ से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। कैपिटल एफ मुख्य फोकस का आपको इंग्लिश हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस आ जाएगा, जिसे हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल एफ से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद आता है फोकस दूरी होता है। वो क्या होता है फोकस दूरी? ये जो होता है, ये हम समझा रहे हैं अवतल दर्पण। ये सेम चीज उत्तल दर्पण में भी होता है, इसमें भी है। देखिए, जैसे ये छोटा एफ, जैसे ये ध्रुव और ध्रुव यानी अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसके ध्रुव और कहाँ मुख्य फोकस के बीच की जो ये दूरी हो रही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, उसे हम लोग स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। यानी ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है, उससे हम लोग कहते हैं क्या? फोकस दूरी। यानी फोकस लेंथ बोलिए या फोकस या डिस्टेंस बोलिए, ठीक है। ये हो गया आपको। अब हम लोग चलेंगे जो इतना इसमें है ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस, जो भी है अवतल दर्पण में यानी कॉन्केव मिरर में, सेम चीज उत्तल दर्पण में कॉन्वेक्स मिरर में भी है, ठीक है। यहाँ भी है ध्रुव है, ये सेंटर है यानी केंद्र है, ये फोकस मुख्य अक्ष हो गया, ये रेडियस हो गया, ये मेरा क्या हो गया? फोकस हो गया, ये फोकस दूरी हो गया, सेम चीज वही परिभाषा है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, एक और दर्पण है समतल दर्पण, जिसका उपयोग सभी कोई करते हैं, ठीक है। जैसे समतल दर्पण में हम देखेंगे, जैसे ये क्या हो गया? एक समतल दर्पण, एकदम प्लेन मिरर, जिसे हम लोग कहेंगे प्लेन मिरर, ठीक है,
प्लेन मिरर इसके जो बाहरी सतह होते हैं ना उससे रंजित किया गया है। रंजित यानी क्या कहा जाएगा इसको? रंजित मतलब रंगा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग दो किरण लेंगे, ठीक है, मान लेते हैं एक बिंदु स्रोत है, एक बिंदु स्रोत है, कहीं से एक बिंदु स्रोत है, यहाँ से क्या हुआ एक किरण है। जैसे कोई भी स्रोत होता है तो वहां तो चारों तरफ क्या होता है? प्रकाश उत्सर्जित होता है, चारों तरफ जाती है, लेकिन हम दो ही किरण को लेंगे, ठीक है। किरण के बारे में पिछले कक्षा में पढ़े ही हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दो किरण लेंगे। फर्स्ट में आता है, यहाँ से एक किरण आएगी, ठीक है, ये दर्पण से टकराकर, ये आपतित किरण दर्पण से टकराकर इधर क्या हो गया? परावर्तित हो गया, ठीक है। और एक किरण आएगी एकदम लंबवत आएगा और यहाँ से तुरंत उड़ जाएगा। लेकिन क्या होगा? इसको हम लोग क्या देखते हैं? आभासी रूप में देखें। ये दर्पण के पीछे लाएंगे इसको, ठीक है, दर्पण के पीछे। और ये जो फर्स्ट किरण था ये तो परावर्तित होकर इधर चले गए, तो ये बैक में पीछे लाते हैं इसको, तो यहाँ क्या होता है? दोनों कटती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। ये प्रतीत हुई, यहाँ पे क्या हुई? ये दर्पण का एक प्रतिबिंब बना, पीछे के तरफ एक प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। अब यह प्रतिबिंब क्या है? जितना बड़ा ये दर्पण हो गया, दर्पण से जितना पीछे ये दूरी होगा उतना ही पीछे या उतना ही बड़ा ये दर्पण का क्या हुआ? प्रतिबिंब बना, ठीक है। अब देखिए ये इसमें क्या हुआ? ये लंब हो गया, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? आई से इंडिकेट करते हैं। इससे आपतन कोण हो गया, यहाँ आर से इंडिकेट करें, यहाँ प्रवर्तन कोण हो गया, ठीक है। ये दर्पण एम, ठीक है। अब देखिए हम लोग ये समतल दर्पण के बारे में समझे, ठीक है। अब इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा समतल दर्पण का गुण, ठीक है, समतल दर्पण का गुण, ठीक है। समतल दर्पण के गुण में हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो समतल दर्पण का ये गुण होता है क्या कि समतल दर्पण के सामने अगर हम खड़े हैं तो क्या होगा? उसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना तो उतना ही बड़ा बनेगा जितना बड़ा क्या होगा कि जितना बड़ा हमारा वस्तु हो, ठीक है। और हाँ, अगर ये दर्पण हो गया, सामने हम लोग खड़े हैं, तो क्या होता है ना, जितनी दूरी पे दर्पण से जितनी दूरी पे आगे है ना उतनी ही दूरी पे पीछे क्या होता है कि क्या होता है? उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, समतल दर्पण में। उसके बाद क्या होता है? वस्तु के आकार के बराबर होता है, ये गुण है उसका। फिर उसके बाद होता है इसमें समतल दर्पण का ये गुण हो गया, याद करना है कि जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, जितना आगे हम लोग रहते हैं उतना ही पीछे दर्पण के पीछे क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। ये सब समतल दर्पण का गुण होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? आगे हम लोग अगला पॉइंट क्या है? पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन एक पढ़ने को मिलेगा। पार्श्व परिवर्तन में होता है क्या है कि जैसे यहाँ मान लेते ये दर्पण है, ये क्या है? एक दर्पण है। दर्पण का एक चित्र दे दी, बैकग्राउंड में तो कुछ ये प्लेन ही होता है दर्पण, ठीक है। ये दर्पण हो गया। अब उसको इसी समतल के रूप में इसी तरह इंडिकेट कर पाएंगे। अगर ये दर्पण है, इसे हम लोग दर्पण मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो आ रहा है ना ये वस्तु है, ये वस्तु है, किसी फ्रेम या कांच पे लिखा हुआ। क्या होगा? अगर हम दर्पण के सामने इस तरह दिखाएंगे तो जस्ट अपोजिट यहाँ उल्टा दिखाई देता है, ठीक है। जैसे R इस तरह सीधा लिखा हुआ है तो दर्पण के अंदर में ये उल्टा दिखाए, ये ध्यान पता नहीं चलता है। अगर हम खड़े हो जाए तो सामने पता नहीं चलेगा। तो समझने के लिए पार्श्व परिवर्तन को इसका परिभाषा है कि समतल दर्पण में जब किसी भी वस्तु का दाहिना भाग बायां दिखाई दे और बायां भाग दाहिना दिखाई देता है, उसी परिवर्तन को हम लोग पार्श्व परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। इतना चीज कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला टॉपिक बताते हैं इसमें, ठीक है। देखो अभी हम लोग समतल दर्पण के गुण पार्श्व परिवर्तन पढ़ लिए, ठीक है। अब क्या है हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्रतिबिंब बनता है ना, आगे प्रतिबिंब किसे करते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब का परिभाषा क्या है? किसी भी बिंदु स्रोत से आती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, दर्पण से टकराकर यानी जो लौटती है, यानी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। इसी फिगर पे हम समझते हैं। अगर कोई
वस्तु आया ही, कोई किरण यहाँ पे बिंदु स्रोत है, यहाँ से आया, ठीक है, टकराने के बाद ये मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी, तो इसका प्रतिबिंब कभी भी बनेंगे तो इस साइड नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक। अगर कहीं हम यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे रख दिए, तो क्या होगा कि ये पीछे की तरफ चला जाएगा, ये आगे तुमको मिलेगा अवतल दर्पण में किस वस्तु को कहाँ रखेंगे, केंद्र पर रखेंगे कि अनंत पर रखेंगे कि मुख्य फोकस पर रखेंगे, अभी बताएंगे, ठीक है। तो उसमें पता चलेगा कि कौन आभासी बन रहा है, कौन काल्पनिक, कौन वास्तविक बन रहा है, ठीक। तो अब सुनो, दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। जो तो दोनों का परिभाषा है वास्तविक प्रतिबिंब का क्या है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा है जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष पर मिलती नहीं है, मुख्य फोकस पर मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। और अगला अवतल दर्पण के ये हो गया क्या काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब अंतर परिभाषा समझिए, इन नोट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब अगला बताते हैं टॉपिक। देखिए जैसे अभी कंप्लीट हो गया, अब ये आया अवतल दर्पण में हमको देखना इतना फिगर हो गया, ठीक है, कि वस्तु को परावर्तन के लिए कहाँ रखेंगे तो कैसा फिगर बनेगा, यानी कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो पहला जैसे हम वस्तु को, ये अवतल दर्पण हो गया, देखिए कैसे पहचानेंगे, तो याद है कि जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ क्या धंसा हुआ और बाहर से क्या हुआ रंजित किया हुआ, बाहर की तरफ रंजित किया हुआ मतलब क्या हुआ, बाहर से यहाँ पे रंगा गया है, ठीक है। तो पहला हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, देखिए वस्तु को हम पहले कहाँ रख रहे हैं, ये तो हो गया मेरा ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, ये केंद्र हो गया, ये मेरा मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। मुख्य अक्ष पे वस्तु को हम रख रहे हैं, ये केंद्र है, और इधर केंद्र से पीछे की तरफ जितना भी दूरी होता है वो क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है, अनंत होता है। तो अनंत और केंद्र के बीच में हम वस्तु को रखते हैं। अब देखिए ये मेरा वस्तु हो गया, कभी भी क्या बोलते हैं प्रतिबिंब के लिए, परावर्तन के लिए हम दो किरण को लेते हैं। फर्स्ट किरण देखिए, यहाँ से किरण चली और कहाँ है, दर्पण से यहाँ टकराया, और फर्स्ट किरण क्या होता है, मुख्य फोकस से परावर्तन टकराने के बाद परावर्तित होती है, परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर यहाँ गुजर गई, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो किरण आया उसको कहाँ से गुजारेंगे, केंद्र से। दूसरा किरण क्या हुआ, ये केंद्र से गुजरती हुई यहाँ पे आके क्या हुआ, दोनों फर्स्ट किरण और दोनों और ये सेकेंड किरण ये क्या हुआ, परावर्तित आके यहाँ पे कट गई, और यहाँ पे आके ये मुड़े, अगर यहाँ टकरा गई तो फिर ये क्या होता है कि इसी दिशा में उड़ जाती है। तो यहाँ पे जो दोनों किरण का परावर्तन के बाद क्या होता है, जो टकराती है यही मेरा क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। यानी प्रतिबिंब कैसा बना, जब वस्तु को अनंत और केंद्र के बीच, सी यानी केंद्र के बीच में रख रहे हैं, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब बन रहा है केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बन रहा है। और कैसा बन रहा है, वस्तु मेरा बड़ा है और प्रतिबिंब मेरा छोटा बन रहा है, ठीक है। और कैसा बना, तो वास्तविक बन रहा है, इस दर्पण से इस तरफ बना यानी वास्तविक बना, और क्या बना, उल्टा बन रहा है, ठीक है। और वस्तु की अपेक्षा क्या हो रहा है, छोटा बन रहा है, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या है, वस्तु को हम रख रहे हैं कहाँ, केंद्र पे, ठीक है, सीधे हम केंद्र पर रखते हैं वस्तु को, ठीक। ये मेरा वस्तु के ये और केंद्र पर वस्तु को रख दी, यहाँ से किरण चला और क्या हुआ, दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर यहाँ पे गुजर गया, ठीक है। और इसी पे दूसरा किरण जब चलती है तो फिर यहाँ से आकर क्या होता है, क्योंकि केंद्र से गुजरना है तो वस्तु से ही चलेगी और केंद्र से गुजरना है। फर्स्ट को कहाँ से करेंगे, तो फर्स्ट को परावर्तित यहाँ दर्पण से परावर्तित होकर यहाँ आके मिल रही है, फोकस से गुजार दिए, और दूसरे को कहाँ से गुजारेंगे, तो केंद्र से हम लोग गुजार दिए, ठीक है। केंद्र से गुजारेंगे तो आके ये नीचे मिल रही है, तो ये कैसा बनेगा, ये भी मेरा बनेगा, तो वास्तविक बनता है और वस्तु के लगभग बराबर बन रहा है, ठीक है मेरा। और उसके बाद हम तीसरा देख रहे हैं प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तीसरा प्रतिबिंब हो गया मेरा
वस्तु को अवतल दर्पण में ये प्रकृति है, ठीक है। और तीसरा में हम देख रहे हैं तो वस्तु को केंद्र और कहाँ एफ यानी मुख्य फोकस के बीच में रखें। मुख्य फोकस ये मेरा वस्तु हो गया ओ ए, ठीक है, वस्तु हो गया। फर्स्ट किरण यहाँ से चली, क्या हुआ, दर्पण से टकराई और परावर्तित होकर कहाँ से, मुख्य फोकस से गुजरती हुई अनंत पे गई, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा किरण जो आती है केंद्र से गुजरते हैं, कहाँ से, केंद्र से चलेगी यहाँ से, फिर आके यहाँ से केंद्र से गुजरेगी, ठीक है, गई और फिर यहाँ से केंद्र से होकर रिटर्निंग जब आती है यहाँ पे, तो रिटर्निंग आके केंद्र से गुजरेगी, केंद्र से गुजरकर और कहाँ पे, यहाँ पे दोनों आके दोनों किरण का परावर्तन आके मिलती है। तो मेरा वस्तु का क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रतिबिंब बनाता है, आईपी बनता है। तो ये क्या हो रहा है, ये वस्तु से के अपेक्षा छोटा बन रहा है। ये क्या हुआ, वस्तु की अपेक्षा छोटा बना और कहाँ बना, अनंत पे बना, ठीक है, अनंत पे बना। और ये वस्तु के अपेक्षा बड़ा बनना वास्तविक बना और क्या बना, उल्टा बन रहा है, वस्तु है इसके उल्टा बन रहा है, ठीक है। और चौथा देखते हैं, जब वस्तु को हम लोग कहाँ रख रहे हैं, तो मुख्य फोकस पर रख रहे हैं, मुख्य फोकस पे रख रहे हैं हम वस्तु को, यहाँ पे मुख्य फोकस पे ही हम लोग यहाँ पे वस्तु को रख देते हैं। जैसे वो इसको मान ले वस्तु, फर्स्ट यहाँ पे किरण गई, यहाँ से किरण गई, टकराने के बाद कहाँ से आई, मुख्य फोकस से गुजर गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये टकराएगी, यहाँ से जो चलेगी, उसके बाद केंद्र, दूसरा की किरण को तो हम केंद्र से गुजारेंगे, तो केंद्र से हम इधर थोड़ी जाएंगे, इधर इसको केंद्र से गुजारेंगे, केंद्र से गुजरते हुए अनंत पे चली जाएगी। अगर ये मिलेगी, बनेगी भी प्रतिबिंब, तो अनंत पे जाके मिलेगी। जैसे यहाँ तो मिल नहीं रही है, तो अगर पृथ्वी के बाहर भी जाके मिलती है तो अनंत मिलती है। अनंत है तो अनंत पे कैसा फिगर बनेगा, तो हो सके बड़ा ही बनेगा। कभी भी अगर जाके कटती है, जब तक दोनों रेखा कटेगी नहीं, ठीक, यहाँ समानांतर दिख रहा है, लेकिन हो सकता है समानांतर नहीं जाके आगे कट जाए, ठीक है। तो ये अनंत पे बनेगी, वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इस फिगर से हैं, जब वस्तु को हम लोग कहाँ रख रहे हैं, अनंत पे रख रहे हैं, वस्तु को हम लोग अनंत पे, मानो कोई भी इधर जब वस्तु यहाँ अनंत तो किरण चलेगी, लेकिन वस्तु को जब हम अनंत पर रखें, यहाँ से एक किरण को हम लेते हैं, ये आएगी दर्पण से टकराने के बाद क्या हुआ, परावर्तित होकर सीधे यहाँ मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है, तो ये भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, ठीक है। इसमें जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो बनेगा। अब ये पांचवा जो फिगर है, इसमें हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा एक ही यही जो है जो बार बार क्वेश्चन में पूछ देता है, ठीक है। तो इसमें वस्तु को हम लोग रखते हैं कहाँ, मुख्य फोकस और मुख्य ध्रुव पर रखते हैं हम लोग। वस्तु को कहाँ रखेंगे, मुख्य फोकस पे और ध्रुव, पी यानी ध्रुव के बीच में रख रहे हैं, ठीक है। मुख्य यहाँ पी हो गया, मुख्य ध्रुव और मुख्य फोकस यहाँ हो गया, यहाँ पे बीच में वस्तु को रख दिए, ठीक है। वो एक वस्तु है, फर्स्ट किरण यहाँ से गई, ठीक है, और क्या हुआ, दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होकर कहाँ से गुजर रही है, ठीक है, कहाँ से गुजरी, एफ से होकर गुजरी। और दूसरी जब यहाँ से चलेगी किरण, तो यहाँ से परावर्तित होकर फिर टकरा के इसी दिशा में केंद्र से गुजर जाएगी, ठीक है। लेकिन ये तो इस तरफ बनेगी नहीं, अनंत की तरफ जाएगी, कभी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि इसको हम पीछे की तरफ अगर ले जाते हैं, क्या करते हैं, पीछे की तरफ अगर ले जा रहे हैं, तो पीछे की तरफ अगर हम लोग ले गए तो क्या होगा, ये आभासी रूप में, पीछे की तरफ वास्तविक नहीं बने, ये आभासी रूप में, काल्पनिक रूप में अगर पीछे ले जाते हैं तो वो यहाँ पे कट रहा है, ठीक है, ये काल्पनिक रूप में। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा, ठीक है, और बड़ा बनेगा, ठीक है, और उसके बाद सीधा बनेगा। इस प्रतिबिंब का प्रकृति होगा जो क्या होगा, सीधा होगा, ठीक है। एक यही अवतल दर्पण में है जो कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाती है और सीधा बनाती है, ठीक है। हम समझे अभी अवतल दर्पण में वस्तु के जो विभिन्न रूपों में विभिन्न जगहों पे, मुख्य अक्ष के विभिन्न जगहों पे रखने पे
जो प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, उसके प्रकृति को समझे। अवतल दर्पण यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद यहाँ हम उत्तल दर्पण में आते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण में दो ही केस होता है, दो ही कारण होता है वस्तु को हम रखने के लिए। तो देखिए पहला क्या होता है, देखो पहला क्या हुआ कि वस्तु को हम लोग रख रहे हैं, जैसे ये फोकस, ये हो गया उत्तल दर्पण का। पहले ही बताए थे, क्या बताए थे कि उत्तल दर्पण में जो उत्तल यानी जिस दर्पण का जो तल होगा उभरा हुआ होगा, ठीक है, बाहरी की तरफ से उभरा हुआ होगा, अंदर की तरफ से क्या किया हुआ, रंजित किया हुआ होगा, तो उत्तल हो गया। तो इसमें हम दर्पण वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, अनंत पर रख रहे हैं। मान लेते हैं अनंत पर रखें, अनंत से किरण आया, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्टिंग होकर इधर चला जाएगा, और ये देखो उसके बाद आभासी रूप से मुख्य फोकस पे आके यहाँ मिल गया, ठीक। तो इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, पीछे बनेगा, यहाँ वस्तु अनंत पर इस साइड थी और ये काल्पनिक रूप से, और उत्तल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब क्या होते हैं, काल्पनिक रूप में बनते हैं। तो ये पीछे की तरफ जहाँ डॉट डॉट से हम दिखा रहे हैं, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब को हम डॉट डॉट से दिखाते हैं, ठीक है। काल्पनिक यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ पे बना, ये काल्पनिक प्रतिबिंब हुआ और दर्पण के पीछे बन रहा है। जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखते हैं तो उत्तल दर्पण में तो क्या होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे काल्पनिक, और सीधा बन रहा है, और क्या हो रहा है कि ये वस्तु की अपेक्षा छोटा बना है, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं, जब वस्तु को हम लोग कहाँ रख रहे हैं, अनंत, इधर अनंत हो गया और ध्रुव मेरा यहाँ हो गया, ध्रुव के बीच में रखते हैं। देखो तो फर्स्ट जो हमारा यहाँ किरण गया, ये वस्तु हो गया, और फर्स्ट किरण यहाँ गया, दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होकर ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। और यही इसी को आभासी रूप में पीछे ले जाते हैं, क्योंकि हमको मुख्य फोकस से होकर गुजारना पड़ता है। गुजारने के लिए हम पीछे ले जाएंगे काल्पनिक रूप से, तो यहाँ मुख्य फोकस से गुजर गया फर्स्ट। सेकेंड यहाँ से जो रेखा चलेगा, ये गया, इसको टकराएगा, उसके बाद ये कहाँ चला जाएगा, ये इसको केंद्र से होकर काल्पनिक रूप से गुजारेंगे, तो ये यही कट जाती है। दोनों का काल्पनिक जो बिंदु है पीछे की तरफ यहाँ कटा, और यहाँ से यही क्या हुआ, प्रतिबिंब बना, जहाँ कटेगा वहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये आईबी जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो कहाँ बनना है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में क्या बना, प्रतिबिंब बना, और क्या बना, छोटा बना, और ठीक है, ये हो गया मेरा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसका अगला 5-6 क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम डील कर देते हैं, उसके बाद इसको मतलब जो बचेगा कल कंप्लीट करेंगे, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन है उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग, ठीक है, कैसे करते हैं, मतलब किस किस चीज में उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है। तो अवतल दर्पण का उपयोग जस्ट लाइक सीधे समझ लीजिए, अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है कि बड़े चीजों को, ठीक है, मतलब क्या होता है, छोटे चीजों को बड़ा बताने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी छोटा चीज को बड़ा दिखाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे क्या हो गया, आंख देखना हो, आंख के अंदर, कान के अंदर देखना हो, ठीक है, वो सब देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सीधा याद रखना है कि बड़ा चीज को, ठीक है, बड़ा चीज को बताया है ना अवतल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग हो गया कि मतलब कोई भी छोटे चीज को बड़ा देखने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आता है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण को जस्ट लाइक हम लोग समझ ले कि छोटे छोटे चीजों को उत्तल दर्पण में हो जाता है, जैसे छोटे प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, यानी बड़ा कोई वस्तु है, उसको हमको छोटा रूप में देखना है, ठीक है, तो उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है उत्तल, यानी उत्तल 3 अक्षर का है, यानी बड़ा चीज को छोटा करके बता रहा है, उत्तल हो गया। अवतल यानी छोटे चीज को बड़ा करके दिखा रहा है, 4 अक्षर का है, यानी जो बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है, ज्यादा अक्षर वाला, तो समझिए ये कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में छोटा को बड़ा करके दिखाया जाता है, और उत्तल में होता है क्या कि बड़ा को छोटा करके। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हो जाता है जैसे गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन आता है मेरा, क्या है,
हाँ, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है? तो इसलिए किया जाता है क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और क्या होता है, एकदम छोटे छोटे जो चीजें होते हैं मेरा दाढ़ी उसको बड़ा बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का साइड मिरर जैसे किसी की वाहन की गाड़ी में, जैसे गाड़ी में साइड में लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो साइड में क्यों लगा रहता है? क्योंकि पीछे बड़े बड़े वस्तु रहते हैं, बड़े बड़े मान लेते हैं हम ड्राइव कर रहे हैं या बाइक चला रहे हैं या बड़ा ट्रक चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, बड़ा कोई पीछे से गाड़ी आया है हमको देखना है, इसलिए उसको साइड मिरर के रूप में लगाते हैं क्योंकि बड़े वस्तु को छोटा चित्र हमें दिखा दे कि पता चलेगी कि आप पीछे से आ रहे हैं, इसलिए हम लोग साइड मिरर का उपयोग करते हैं। यानी साइड मिरर का उपयोग उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में इसलिए करते हैं क्योंकि बड़े चीजों को छोटे रूप में हमें दिखाती है, जिससे हमें आगे चलने में आसानी होती है, इसलिए हम करते हैं। एक अगला क्वेश्चन है, अभी एक और है, बिना स्पर्श किए हुए और स्पर्श करके। तो बिना स्पर्श किए हुए 3 चीजों में अंतर बताना है, बिना स्पर्श किए हुए 3 चीज में अंतर बताना है। कौन चीज में? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। तो बिना स्पर्श किए हुए बताना है, तो क्या करेंगे हम बारी बारी से, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण और एक क्या करेंगे, एक उत्तल, एक अवतल और एक समतल दर्पण लेंगे। तो देखिए उत्तल दर्पण का क्या हो जाता है ना, किसी भी जैसे उसके सामने, उत्तल दर्पण के सामने अगर हम जा रहे हैं तो मेरा प्रतिबिंब जो बनता है वो छोटा बनेगा। तो समझिए ये क्या है कि वो जो है वो समझिए ये क्या है कि उत्तल दर्पण है, जो छोटा चित्र बना है उत्तल दर्पण है। और जिस फिर सामने दूसरे का के पास जाए, अगर उसमें बड़ा चित्र बना देता है तो क्या है कि वो अवतल दर्पण है। समतल दर्पण के सामने जाते हैं कि जस्ट लाइक मैं जितना आकार का रहूंगा, जितना बड़ा रहूंगा उतना ही बड़ा चित्र है, यानी प्रतिबिंब बताता है। तो क्या होगा, वो मेरा समतल दर्पण होगा। तीनों को बिना छुए बता सकते हैं। उसके बाद छूकर हम कैसे बताएंगे कि समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। तो क्या तीनों दर्पण को बारी बारी से छुएंगे। जिसका परावर्तक सतह, पहले ही बताएं, जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ से क्या हो, धंसा हुआ हो, वो क्या होगा, अवतल दर्पण हो गया। और जिसका परावर्तक सतह क्या उभरा हुआ हो तो वो क्या हो गया, उत्तल दर्पण। और समतल दर्पण क्या, जिसका एकदम प्लेन हो, तीनों को छूने के बाद पता चल जाएगा। इस तरह डेफिनेशन हो गया। और अब अगला क्लास में कल हम लोग पढ़ेंगे जैसे वक्रता त्रिज्या, ठीक है, फोकस दूरी की दुगुनी होती है, यानी या जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी 1/r/2 हम लोग उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे। और अगला क्वेश्चन फिर दर्पण सूत्र में करेंगे। इसी के साथ आज का क्लास कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।